नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल नर्सिंग कोर में। ये ब्लड का चौथा लेक्चर है। पिछले क्लास यानी ब्लड के लेक्चर 3 में हमने ब्लड के कंपोनेंट्स को डिटेल में स्टडी किए, जिसमें हम सबसे पहले प्लाज्मा इलेक्ट्रोलाइट्स को पढ़ा, उसके बाद प्लाज्मा न्यूट्रिएंट्स, उसके बाद प्लाज्मा गैस, उसके बाद हम रेगुलेटरी सब्सटेंस को पढ़े। आज हम शुरू करने जा रहे हैं ब्लड चैप्टर का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, जिसका नाम है ब्लड सेल यानी रक्त कोशिकाएं। यह टॉपिक सभी नर्सिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि इस पूरे लेक्चर को अंत तक ध्यान से देखिएगा, क्योंकि आज हम हर पॉइंट को आसान भाषा में और कॉन्सेप्ट के साथ समझेंगे। अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि नर्सिंग से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण क्लासेज आपको समय पर मिलती रहें। तो चलिए बिना समय बर्बाद किए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। तो रक्त कोशिकाएं यानी ब्लड सेल। सबसे पहले हम यह समझते हैं कि ब्लड यानी रक्त क्या होता है। तो ब्लड हमारे शरीर का एक महत्वपूर्ण तरल संयोजी ऊतक है। अब आपके मन में एक प्रश्न आ सकता है कि इसे कनेक्टिव टिश्यू क्यों कहते हैं। तो देखिए, हमारे शरीर का प्रत्येक ऑर्गन और प्रत्येक टिश्यू सही तरीके से कार्य कर सके, इसके लिए उन्हें लगातार ऑक्सीजन, पोषक तत्व, हार्मोन और अन्य आवश्यक पदार्थों की आवश्यकता होती है। इन सभी पदार्थों को शरीर के एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने का कार्य रक्त करता है। इसी कारण रक्त को फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू कहा जाता है। अब एक और महत्वपूर्ण बात समझिए। रक्त मुख्य रूप से दो भागों से मिलकर बना होता है, प्लाज्मा और ब्लड सेल, जिसमें प्लाज्मा 55% और ब्लड सेल 45% होता है। अब प्रश्न आता है कि ब्लड सेल कितने प्रकार की होती है। यह एग्जाम के दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो ध्यान से देखिए। ब्लड मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती है। सबसे पहले बात करें तो रेड ब्लड सेल यानी लाल रक्त कोशिकाएं, जिसे इरेथ्रोसाइट कहते हैं। दूसरा श्वेत रक्त कोशिकाएं यानी व्हाइट ब्लड सेल, जिसे ल्यूकोसाइट कहते हैं। तीसरा प्लेटलेट्स, जिसे थ्रोम्बोसाइट्स कहते हैं। तो इन तीनों कोशिकाओं का कार्य अलग अलग होता है। रेड ब्लड सेल पूरे शरीर में ऑक्सीजन पहुंचाती है। व्हाइट ब्लड सेल हमारे शरीर को रोगों और संक्रमण से बचाती है, और प्लेटलेट्स चोट लगने पर रक्तस्राव रोकने में सहायता करती है। तो चलिए इन तीनों में से सबसे पहले हम आरबीसी यानी रेड ब्लड सेल को समझते हैं। तो परिपक्व मानव आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है। मैंने आपको इसके पहले सेल चैप्टर में पढ़ाया था कि लगभग हर सेल के अंदर एक न्यूक्लियस पाया जाता है, लेकिन रेड ब्लड सेल इस मामले में थोड़ी अलग होती है। परिपक्व यानी मैच्योर आरसीबी में न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है। अब प्रश्न आता है कि ऐसा क्यों। तो देखिए, जब आरबीसी पूरी तरह मैच्योर हो जाती है तो उसका न्यूक्लियस समाप्त हो जाता है। इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि नाभिक के अभाव के कारण आरबीसी में अधिक मात्रा में हीमोग्लोबिन समा सकता है। मतलब न्यूक्लियस के हट जाने से सेल के अंदर अधिक जगह उपलब्ध हो जाती है, और उस अतिरिक्त जगह में अधिक मात्रा में हीमोग्लोबिन आ सकता है। जितना अधिक हीमोग्लोबिन होगा उतनी अधिक ऑक्सीजन यह शरीर तक पहुंचा पाएगी। यही कारण है कि मैच्योर आरसीबी में न्यूक्लियस नहीं होता है। एक छोटे से उदाहरण से समझिए। मान लीजिए आपके पास एक छोटा बैग है, ठीक है। अगर आप उस बैग में पहले से बहुत सारा सामान रखे हैं तो आप उसमें नई किताबें नहीं रख पाएंगे, लेकिन यदि आप उनमें से जिन सामान का यूज ना हो उसे निकाल दें तो क्या, तो उसी बैग में आप अधिक किताबें रख सकते हैं। ठीक उसी प्रकार आरबीसी अपना न्यूक्लियस हटा देती है ताकि उसके अंदर अधिक हीमोग्लोबिन रखा जा सके। अब आरबीसी एक पतली एवं लचीली कोशिका झिल्ली से घिरी रहती है। यह लचीलापन आरबीसी को छोटी छोटी कोशिकाओं यानी कैपिलरीज में प्रवेश करने में सहायता करती है। तो देखिए,
हमारे शरीर में बहुत सी ब्लड वेसल्स इतनी पतली होती हैं कि सामान्य सेल आसानी से नहीं निकल सकती, लेकिन आरबीसी की मेम्ब्रेन बहुत फ्लेक्सिबल होती है। यही फ्लेक्सिबिलिटी इसे छोटी छोटी कैपिलरीज में भी आसानी से प्रवेश करने में सहायता करती है। यानी आरबीसी अपना आकार थोड़ा बदल सकती है, लेकिन टूट नहीं सकती। आरबीसी का औसत व्यास लगभग 7.2 से 8 माइक्रोमीटर होता है। देखिए, माइक्रोमीटर बहुत छोटी माप इकाई होती है, इसलिए आरबीसी को हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते। इसे देखने के लिए माइक्रोस्कोप की आवश्यकता होती है, तब जाके हम आरबीसी को देख पाएंगे। एक आरबीसी का जीवन का लगभग 120 दिन होता है, यानी लगभग 4 महीने तक आरबीसी अपना कार्य करने के बाद पुरानी हो जाती है। अब प्रश्न आता है कि जब आरबीसी पुरानी हो जाती है तो उसका क्या होता है। तो समझिए, इसके बाद पुरानी आरबीसी का विनाश मुख्यतः स्प्लीन और लीवर में होता है। यानी पुरानी आरबीसी का विनाश मुख्य रूप से 2 अंगों में होता है, पहला स्प्लीन और दूसरा लीवर। स्प्लीन को लाल रक्त कोशिकाओं का कब्रिस्तान कहा जाता है। तो अभी हमने जाना कि आरबीसी क्या होती है और इसका मुख्य कार्य क्या है। चलिए अब आरबीसी की महत्वपूर्ण विशेषताओं को समझते हैं। तो रेड ब्लड सेल के शेप की बात करें तो यहाँ से एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए इसे ध्यान से समझिए। रेड ब्लड सेल का आकार बाइकोनकेव डिस्क शेप। अब इसका मतलब क्या है, तो देखिए, बाई का अर्थ है 2 और कोनकेव का अर्थ है अंदर की ओर दबा हुआ, इसलिए बाइकोनकेव का पूरा अर्थ हुआ दोनों ओर से दबा हुआ। और डिस्क का अर्थ होता है चकती, अर्थात दोनों ओर से दबा हुआ तथा बीच में पतला होता है। इस विशेष आकार के कारण सतह क्षेत्रफल बढ़ जाता है, गैसों का आदान प्रदान आसानी से होता है। मतलब आरबीसी का आकार एक ऐसी चकती की तरह होता है जो बीच में पतली और दोनों किनारों पर थोड़ी मोटी होती है। अगर आप इस चित्र को ध्यान से देखें तो आपको दिखाई देगा कि आरबीसी बीच में हल्की धसी हुई है और किनारों पर थोड़ी मोटी दिखाई देती है। यही इसका बाइकोनकेव डिस्क शेप कहलाता है। अब प्रश्न आता है कि भगवान ने आरबीसी को यही शेप क्यों दिया? क्या इसे गोल भी बनाया जा सकता था? हाँ, लेकिन यदि आरबीसी पूरी तरह गोल होती तो इसका सरफेस एरिया कम हो जाता, जबकि बाइकोनकेव शेप होने के कारण इसका सरफेस एरिया बढ़ जाता है। और जब सरफेस एरिया अधिक होगा तो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान अधिक आसानी से और तेजी से होगा। इसलिए आरबीसी का यह शेप हमारे शरीर के लिए बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। अब आरबीसी के साइज को समझिए। आरबीसी का औसत व्यास लगभग 7.2 से 8 माइक्रोमीटर होता है। देखिए, यह आकार इतना छोटा होता है कि हम इसे अपनी आंखों से नहीं देख सकते। इसे देखने के लिए माइक्रोस्कोप की आवश्यकता होती है। याद रखिए, इतनी छोटी होने के बावजूद भी आरबीसी पूरे शरीर में लगातार घूमते रहती है और हर सेल तक ऑक्सीजन पहुंचाती है। तो अभी हमने आरबीसी का शेप और साइज को समझा। अब चलिए आगे समझते हैं। यहाँ एक मिस्टेक हुआ है। इस पेज में आरबीसी की कुछ महत्वपूर्ण विशेषताओं को एक बार फिर से रिपीट हो गया है, तो चलिए इन्हें जल्दी से दोहरा लेते हैं। सबसे पहले न्यूक्लियस की बात करें तो परिपक्व मानव आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं पाया जाता। नाभिक के अभाव के कारण आरबीसी में अधिक मात्रा में हीमोग्लोबिन समा सकता है। तो इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि सेल के अंदर अधिक स्थान उपलब्ध हो सके ताकि उसमें अधिक मात्रा में हीमोग्लोबिन समा सके। अब दूसरा पॉइंट, सेल मेम्ब्रेन। आरबीसी एक पतली एवं लचीली कोशिका झिल्ली से घिरी रहती है। यह लचीलापन आरबीसी को छोटी छोटी कोशिकाओं में प्रवेश करने में सहायता करता है। मतलब यही लचीलापन आरबीसी की शरीर की सबसे छोटी छोटी वाहिकाओं अर्थात कैपिलरीज के अंदर भी आसानी से प्रवेश करने में सहायता करता है।
यही लचीलापन आरबीसी को शरीर की सबसे छोटी रक्त कोशिकाओं अर्थात कैपिलरीज के अंदर आसानी से प्रवेश करने में सहायता करता है। यदि आरबीसी कठोर होती तो वह इतनी पतली ब्लड वेसल से नहीं निकल पाती। अब नंबर ऑफ आरबीसी मतलब आरबीसी की संख्या की बात करें तो हमारे बॉडी में पुरुषों और महिलाओं दोनों में आरबीसी की संख्या अलग अलग होती है। तो पुरुषों में 5 से 6 मिलियन प्रति क्यूबिक मिलीमीटर और महिलाओं में 4 से 5 मिलियन प्रति क्यूबिक मिलीमीटर होता है। तो समझिए पुरुष और महिला दोनों में आरबीसी की संख्या अलग अलग होती है। पुरुष में लगभग 5 से 6 मिलियन प्रति क्यूबिक मिलीमीटर आरबीसी पाई जाती है, जबकि महिलाओं में 4 से 5 मिलियन प्रति क्यूबिक मिलीमीटर आरबीसी पाई जाती है। अब आपके मन में प्रश्न आ सकता है कि पुरुषों में आरबीसी अधिक क्यों होती है? तो इसका मुख्य कारण हार्मोन्स होते हैं। विशेष रूप से टेस्टोस्टेरोन हार्मोन पुरुषों में आरबीसी बनाने की प्रक्रिया को बढ़ावा देते हैं। इसी कारण पुरुषों में आरबीसी की संख्या महिलाओं की तुलना में थोड़ी अधिक होती है। तो चलिए आगे समझते हैं। तो अब आरबीसी के लाइफ स्पैन मतलब जीवन काल की बात करें तो इसको हमने पिछले स्लाइड में अच्छे से समझ लिया है कि एक आरबीसी का जीवन का लगभग 120 दिन होता है। इसके बाद पुरानी आरबीसी का विनाश मुख्यतः स्प्लीन और लीवर में होता है और स्प्लीन को आरबीसी का कब्रिस्तान भी कहा जाता है। तो चलिए अब दूसरा महत्वपूर्ण पॉइंट को समझते हैं। फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी मतलब आरबीसी बनने की प्रक्रिया। तो समझिए आरबीसी बनने की प्रक्रिया को इराइथ्रोपोइसिस कहा जाता है। इराइथ्रोपोइसिस यह शब्द थोड़ा कठिन लगता है, लेकिन इसे आसान तरीके से समझिए। इराइथ्रो मतलब रेड, पोइसिस मतलब फॉर्मेशन यानी बनना। तो इसलिए इराइथ्रोपोइसिस का अर्थ हुआ रेड ब्लड सेल बनने की प्रक्रिया। अब प्रश्न आता है कि नई आरबीसी हमारे शरीर में कहाँ बनती है? तो यह प्रक्रिया मुख्य रूप से रेड बोन मैरो में होती है। देखिए नई आरबीसी का निर्माण मुख्य रूप से रेड बोन मैरो यानी लाल अस्थि मज्जा में होता है। याद रखिए कि यही हमारे शरीर का वह मुख्य जगह है जहां नई आरबीसी तैयार होती है। अब सवाल आता है कि आरबीसी बनने की प्रक्रिया को कौन नियंत्रित करता है? क्या आरबीसी अपने आप बनने लगती है? नहीं, इस प्रक्रिया को नियंत्रित करने वाला हार्मोन इराइथ्रोपोइटिन है। अब इराइथ्रोपोइटिन कहाँ बनता है? तो यह किडनी के द्वारा बनाया जाता है। मतलब जब शरीर में ऑक्सीजन की कमी होने लगती है तो किडनी अधिक मात्रा में इराइथ्रोपोइटिन बनाती है। इसके प्रभाव से रेड बोन मैरो को संकेत मिलता है कि नई आरबीसी का निर्माण बढ़ाया जाए। इस प्रकार हमारा शरीर ऑक्सीजन की कमी को पूरा करने का प्रयास करता है। तो ये हमने समझ लिया कि आरबीसी कितने दिनों तक जीवित रहती है, पुरानी आरबीसी कहाँ नष्ट होती है और नई आरबीसी शरीर में कहाँ तथा कैसे बनती है। अब चलिए समझते हैं रेड ब्लड सेल के फंक्शंस को कि आरबीसी हमारे शरीर में कौन कौन से कार्य करती है। देखिए एग्जाम में अक्सर फंक्शन ऑफ आरबीसी पूछा जाता है, इसलिए प्रत्येक फंक्शन को अच्छी तरह समझिएगा। तो पहला फंक्शन है ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। आरबीसी का सबसे महत्वपूर्ण कार्य फेफड़ों से ऑक्सीजन लेकर शरीर के सभी ऊतकों तक पहुंचाना है। यह कार्य हीमोग्लोबिन द्वारा किया जाता है। मतलब जब हम सांस अंदर लेते हैं तो ऑक्सीजन केवल हमारे लंग्स तक ही पहुंचती है। ऑक्सीजन अपने आप शरीर के सभी अंगों तक नहीं पहुंच सकती। आरबीसी के अंदर उपस्थित हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से जुड़ता है और उसे पूरे शरीर में पहुंचाता है। यही कारण है कि हमारे बॉडी के प्रत्येक सेल को ऑक्सीजन मिल पाती है और यह अपना कार्य सही ढंग से कर पाती है। दूसरा फंक्शन की बात करें तो ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड मतलब कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन। तो आरबीसी ऊतकों से कार्बन डाइऑक्साइड लेकर
फेफड़ों तक पहुंचती है ताकि वह श्वसन द्वारा बाहर निकल सके। जब शरीर की सेल्स अपनी कार्य करती हैं तो एक अपशिष्ट गैस बनती है, वो है कार्बन डाइऑक्साइड। यदि यह गैस शरीर में जमा होने लगे तो यह शरीर के लिए हानिकारक हो सकती है। इसलिए आरबीसी इस कार्बन डाइऑक्साइड को शरीर के विभिन्न टिश्यू से एकत्रित करके वापस लंग्स तक ले आती है। फिर जब हम सांस बाहर छोड़ते हैं तो यह कार्बन डाइऑक्साइड शरीर से बाहर निकल जाती है। तीसरा फंक्शन है मेंटेनेंस ऑफ एसिड बेस बैलेंस। आरबीसी रक्त के पीएच को सामान्य बनाए रखने में सहायता करती है। तो समझिए, हमारे ब्लड का पीएच एक निश्चित सीमा में रहना बहुत आवश्यक होता है। रक्त का सामान्य पीएच 7.35 से 7.45 के बीच होता है। यदि ब्लड बहुत अधिक एसिडिक या बहुत अधिक क्षारीय हो जाए तो शरीर के अनेक अंग सही प्रकार से कार्य नहीं कर पाएंगे। आरबीसी ब्लड के एसिड बेस बैलेंस अर्थात पीएच को सामान्य बनाए रखने में सहायता करती है। इसलिए आरबीसी केवल ऑक्सीजन ही नहीं पहुंचाती बल्कि ब्लड के सामान्य वातावरण को भी बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अब चौथा फंक्शन है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स। आरबीसी प्रत्यक्ष रूप से पोषक तत्वों के परिवहन में सहायता करती है। तो इसका अर्थ यह है कि आरबीसी न्यूट्रिएंट्स को ब्लड के सर्कुलेशन में भाग लेकर यह न्यूट्रिएंट्स के परिवहन में सहयोग करती है। अब पांचवें फंक्शन की बात करें तो रेगुलेशन ऑफ ब्लड विस्कोसिटी। आरबीसी रक्त की गाढ़ापन बनाए रखने में योगदान करती है। आरबीसी ब्लड की सामान्य विस्कोसिटी बनाए रखने में योगदान देती है। यदि ब्लड बहुत अधिक पतला या बहुत अधिक गाढ़ा हो जाए तो ब्लड सर्कुलेशन प्रभावित हो सकता है। इसलिए सामान्य मात्रा में आरबीसी होना बहुत आवश्यक है। तो देखिए, अभी हमने देखा कि आरबीसी इतने महत्वपूर्ण कार्य कैसे करती है, लेकिन एक सवाल अभी भी बाकी है, आरबीसी आखिर ऑक्सीजन को पकड़ती कैसे है? तो इसका उत्तर छिपा है हीमोग्लोबिन में। तो चलिए हीमोग्लोबिन को डिटेल में समझते हैं। तो सबसे पहले हम हीमोग्लोबिन के डिफिनेशन को समझते हैं। यह डिफिनेशन बहुत महत्वपूर्ण है, इसे धीरे धीरे समझिए। सबसे पहले हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन है। दूसरी बात, इसमें आयरन उपस्थित होता है। और तीसरी बात, यह आरबीसी के अंदर पाया जाता है। तो हीमोग्लोबिन एक लाल रंग का लौह युक्त प्रोटीन है जो रेड ब्लड सेल के अंदर पाया जाता है। अब आपके मन में एक प्रश्न आ सकता है कि हीमोग्लोबिन में आयरन क्यों होता है? तो देखिए, यदि हीमोग्लोबिन में आयरन न हो तो वह ऑक्सीजन को पकड़ नहीं पाएगा, और जब ऑक्सीजन नहीं जुड़ेगी तो वह शरीर के विभिन्न भागों तक नहीं पहुंच पाएगी। इसलिए आयरन हीमोग्लोबिन का बहुत महत्वपूर्ण भाग है। यह ऑक्सीजन को बांधकर शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचाने का कार्य करता है। मतलब जब ब्लड लंग्स से होकर गुजरता है तो वहां हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से जुड़ जाता है। फिर वही हीमोग्लोबिन उस ऑक्सीजन को पूरे शरीर की सेल तक पहुंचाता है। यानी आरबीसी एक वाहन की तरह है और हीमोग्लोबिन उस वाहन के अंदर बैठा हुआ ऑक्सीजन को पकड़ने वाला मुख्य प्रोटीन है। इसे एक उदाहरण से समझिए। मान लीजिए एक डिलीवरी वैन पूरे शहर में सामान पहुंचाती है, लेकिन सामान को पकड़कर रखने का काम वैन नहीं करती, बल्कि वैन के अंदर रखा हुआ कंटेनर करता है। उसी प्रकार आरबीसी वाहन की तरह और हीमोग्लोबिन उस कंटेनर की तरह है जो ऑक्सीजन को पकड़ कर रखता है। अब आरबीसी लाल रंग क्यों दिखाई देती है? तो इसका उत्तर है आरबीसी का लाल रंग हीमोग्लोबिन के कारण ही होता है, क्योंकि हीमोग्लोबिन स्वयं लाल रंग का प्रोटीन होता है। इसलिए जिस आरबीसी के अंदर यह उपस्थित रहता है वह भी लाल दिखाई देने लगता है। और यही कारण है कि हमारा ब्लड भी लाल रंग का दिखाई देता है। तो अब तक तो आपको यह याद हो ही गया होगा कि ब्लड का कलर रेड क्यों होता है। तो चलिए अब हीमोग्लोबिन के कार्यों को समझते हैं। तो फंक्शन ऑफ हीमोग्लोबिन। तो हीमोग्लोबिन का सबसे पहला कार्य है ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट, यानी हीमोग्लोबिन फेफड़ों में ऑक्सीजन से जुड़कर
ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है और ऑक्सीजन को शरीर के विभिन्न भाग तक पहुंचाता है। मतलब हीमोग्लोबिन का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है ऑक्सीजन का परिवहन करना। जब आरबीसी लंग्स तक पहुंचती है तो वहां ऑक्सीजन की मात्रा अधिक होती है। ऐसी स्थिति में हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से जुड़ जाता है और एक नया कंपाउंड बनाता है जिसे ऑक्सी हीमोग्लोबिन कहा जाता है। इसके बाद यही ऑक्सी हीमोग्लोबिन पूरे शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचता है। जहां शरीर की सेल को ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है वहां हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को छोड़ देता है। इस प्रकार शरीर के प्रत्येक सेल तक ऑक्सीजन पहुंचता है। अब दूसरा कार्य है कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट। हीमोग्लोबिन ऊतकों से कार्बन डाइऑक्साइड को फेफड़ों तक ले जाने में सहायता करता है। देखिए, जब शरीर की सेल अपना कार्य करते रहती है तो कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। हीमोग्लोबिन इन कार्बन डाइऑक्साइड को शरीर के टिश्यू से फेफड़ों तक पहुंचाने में सहायता करता है। इसके बाद जब हम सांस बाहर छोड़ते हैं तो यही कार्बन डाइऑक्साइड शरीर के बाहर निकल जाती है। यानी हीमोग्लोबिन केवल ऑक्सीजन ही नहीं ले जाता बल्कि कार्बन डाइऑक्साइड को वापस लाने में भी सहायता करता है। तीसरा कार्य है बफर एक्शन। यह रक्त के पीएच को नियंत्रित करने में सहायता करता है। मतलब हमारे ब्लड का पीएच सामान्य रहना बहुत आवश्यक होता है। यदि ब्लड का पीएच बहुत अधिक बदल जाए तो शरीर की अनेक जैविक क्रियाएं प्रभावित हो सकती हैं। इसलिए हीमोग्लोबिन एक बफर की तरह कार्य करता है और ब्लड के पीएच को नियंत्रित करने में सहायता करता है। यही कारण है कि इसे बफर एक्शन भी कहा जाता है। अब चौथे फंक्शन की बात करें तो गिव रेड कलर टू ब्लड। रक्त का लाल रंग हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण होता है। हमारा ब्लड लाल रंग का क्यों दिखाई देता है? तो इसका उत्तर है हीमोग्लोबिन। यदि आरबीसी में हीमोग्लोबिन न हो तो ब्लड का लाल रंग भी नहीं होगा। इसलिए हीमोग्लोबिन ब्लड को उसका विशिष्ट लाल रंग प्रदान करता है। तो चलिए अब हम नॉर्मल हीमोग्लोबिन लेवल को समझते हैं कि पुरुष, महिला और नवजात शिशु में इसकी सामान्य मात्रा कितनी होती है। साथ में हम यह भी समझेंगे कि यदि शरीर में हीमोग्लोबिन की मात्रा कम हो जाए तो एनीमिया रोग क्यों हो जाता है और उसके लक्षण क्या हैं। तो नॉर्मल हीमोग्लोबिन लेवल। देखिए, हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन की मात्रा एक निश्चित सीमा के भीतर होनी चाहिए। यदि यह सामान्य से कम या अधिक हो जाए तो शरीर में कई स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। अब नॉर्मल वैल्यू ध्यान से याद रखिए। पुरुषों में सामान्य हीमोग्लोबिन की मात्रा लगभग 13 से 18 ग्राम पर डेसीलीटर होता है और महिलाओं में हीमोग्लोबिन की सामान्य मात्रा 12 से 16 ग्राम पर डेसीलीटर होता है। ध्यान रखिए कि महिलाओं में यह मात्रा पुरुषों की तुलना में थोड़ी कम होती है। अब नवजात शिशु यानी न्यूबॉर्न में हीमोग्लोबिन की सामान्य मात्रा लगभग 14 से 24 ग्राम पर डेसीलीटर होता है। यानी तीनों में नॉर्मल वैल्यू अलग अलग होती है। इसलिए एग्जाम में यदि केवल नॉर्मल हीमोग्लोबिन पूछा जाए तो यह भी ध्यान रखें कि क्वेश्चन किसके बारे में पूछा गया है, मेल, फीमेल या न्यूबॉर्न। अब इम्पोर्टेंस ऑफ हीमोग्लोबिन। यदि शरीर में हीमोग्लोबिन की मात्रा कम हो जाए तो व्यक्ति को एनीमिया हो जाती है। इसके लक्षण हैं कमजोरी, थकान, चक्कर आना, सांस फूलना और त्वचा का पीला पड़ना। तो अगर यदि किसी व्यक्ति में ऐसे लक्षण दिखाई दे तो उसकी हीमोग्लोबिन जांच करवाना आवश्यक हो सकता है। तो आज के इस लेक्चर में हमने ब्लड सेल के बारे में विस्तार से अध्ययन किया जो 3 प्रकार के होते हैं, रेड ब्लड सेल, व्हाइट ब्लड सेल और प्लेटलेट्स। जिसमें हमने रेड ब्लड सेल को बेसिक से अध्ययन किया, जिसमें हमने आरबीसी की विशेषताओं को समझा, आरबीसी का शेप, साइज, नंबर, लाइफ स्पैन, आरबीसी का फॉर्मेशन, आरबीसी के फंक्शंस, हीमोग्लोबिन की डेफिनेशन, हीमोग्लोबिन के फंक्शन, नॉर्मल हीमोग्लोबिन लेवल, एनीमिया और उसके प्रमुख लक्षण को भी देखा।
तो आज के लिए बस इतना ही। अगले लेक्चर में हम व्हाइट ब्लड सेल और प्लेटलेट्स के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो मुझे पूरा विश्वास है कि यदि आपने इस पूरे लेक्चर को ध्यान से समझा है तो ब्लड सेल और रेड ब्लड सेल तथा हीमोग्लोबिन से संबंधित आपके सभी बेसिक कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गए होंगे। तो अगर आपको यह लेक्चर पसंद आया हो और इससे कुछ नया सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और अपने नर्सिंग दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अपने नर्सिंग दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और नर्सिंग कोर चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा ताकि आपको अगले क्लास का नोटिफिकेशन मिल सके। अगर आपको रेड ब्लड सेल से रिलेटेड कोई डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। मैं आपके क्वेश्चन का आंसर देने का कोशिश ज़रूर करूंगा। इस क्लास का पूरा नोट्स डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, आप PDF लिंक पर क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। तो पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। मिलते हैं अगले क्लास में व्हाइट ब्लड सेल के साथ। मस्त रहें, स्वस्थ रहें। जय हिंद।